हेलो डियर स्टूडेंट, मेरा नाम विकास सोनी आईपी है और आप सब बच्चों का बहुत बहुत स्वागत करता हूं इस प्यारे से और छोटे से यूट्यूब चैनल पे जिसका नाम है आईपी क्लासेस। हमने लास्ट वीडियो के अंदर न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन की थ्योरेटिकल और कंसेप्चुअल चीजों को अच्छे से समझ लिया था। तो आज की वीडियो के अंदर हम करने वाले हैं ढेर सारे एमसीक्यू क्वेश्चंस जो कि आपके कंसेप्चुअल भी रहेंगे, थ्योरेटिकल भी रहेंगे और न्यूमेरिकल टाइप भी रहेंगे। और ये सारे के सारे जो होंगे ये आपके न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन से रिलेटेड होंगे। तो ये जो क्वेश्चन है आपको बहुत काम आएंगे अगर आप तैयारी कर रहे हैं एनडीए की एग्जाम की, एयरफोर्स के एग्जाम की, नेवी के एग्जाम की, सीडीएस के एग्जाम की, या करंटली आप 11th क्लास में पढ़ रहे हैं या 12th पास आउट करके आप किसी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं। तो वाकई में ये क्वेश्चन आपको बहुत काम आने वाले हैं। तो हमारा जो इन एमसीक्यू क्वेश्चंस का जो टॉपिक है वो है हमारा न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन। तो जिस बच्चे ने अभी तक वो पीछे वाली वीडियोस नहीं देखी, थ्योरी वाली, कंसेप्ट वाली, आप चाहो तो उन कंसेप्ट को अच्छे से समझ के इन क्वेश्चंस को कर सकते हैं। तो उसके लिए आपने जस्ट ऊपर जो आई बटन आपको दिख रहा है उस पर क्लिक करना है, आप ऑटोमेटिक इससे पीछे वाली वीडियोस तक पहुंच जाएंगे। और डिटेल्ड कोर्स के लिए आप डिस्क्रिप्शन में दिए लिंक में जाकर पूरे कोर्स को देख सकते हैं। तो चलिए जी करते हैं शुरुआत हमारे क्वेश्चंस की वन बाय वन। रैपिड फायर क्वेश्चंस, एमसीक्यू क्वेश्चन। दोनों क्वेश्चंस आपको क्वेश्चंस दोनों मीडियम के अंदर मिलेंगी, हिंदी में भी और इंग्लिश के अंदर भी। एक्सप्लेनेशन हमारा इंग्लिश के अंदर मेन रहेगा। ठीक है जी। तो चलिए जी, आपका पहला क्वेश्चन जो है ये रहा। ए राइडर ऑन अ हॉर्स बैक फॉल्स व्हेन हॉर्स स्टार्ट्स रनिंग ऑल ऑफ अ सडन बिकॉज। एक राइडर घोड़े पे बैठा है, घोड़ा एकदम से चलना स्टार्ट करता है और राइडर जो है पीछे की ओर गिरता है। जब एक घोड़ा या एकाएक दौड़ने लगता है तो घुड़सवार पीछे की ओर गिर जाता है। इसका कारण बताना आपको। ठीक है जी। आप सब को पता होगा यार इसका रीजन। अब थोड़ा सा समझने की कोशिश करते हैं। मान लीजिए घोड़ा है, वैसे घोड़ा ऐसा होता नहीं, मैं फ्री बॉडी डायग्राम बना रहा हूँ। तो इसके ऊपर एक आदमी इस तरह से बैठा हुआ है। ठीक है। एक आदमी कुछ इस तरह से घोड़े पे बैठा हुआ है, यार ये टांगे कुछ इस तरह से है। ये घोड़ा हमने बना लिया। तो सडनली जैसे ही घोड़ा चलता है, आप सॉरी, घोड़ा चलने लगता है, बिल्कुल यही तो कहा। जैसे ही घोड़ा चलने लगता है ये आदमी गिरता है। कैसे गिरता है? आगे गिरता है, पीछे गिरता है, और उसका रीजन बताना आपको। तो जरा मेरे भाई समझना, ये जो हॉर्स था ये पहले रेस्ट पे था और ये जो आदमी था ये भी पहले रेस्ट पे था, दोनों रुके हुए थे। सडनली जो घोड़ा है वो चलने लग जाता है, यानी वो अपने आप को रेस्ट से मोशन में ले आता है। वो अपनी स्टेट को चेंज कर लेता है। लेकिन ये जो पर्सन है ये अपनी स्टेट को चेंज नहीं कर पाता। क्यों नहीं कर पाता? ड्यू टू इनर्शिया। तो इनर्शिया की वजह से ये आदमी अपनी पोजीशन को चेंज नहीं कर पाता। अब घोड़ा नीचे से खिसक के आगे चला जाता है, तो ये जो आदमी है ये पीछे की तरफ गिर जाता है। तो जो इसका रीजन है आप बताएं क्या? राइडर इज टेकन बैक, राइडर को पीछे लेके जाया गया, ऐसा कुछ नहीं है। राइडर इज सडनली अफ्रेड ऑफ फॉलिंग, वो गिरने से डर जाता है इसलिए। सर जी ये भी बिल्कुल कारण नहीं है। इनर्शिया ऑफ द रेस्ट कीप द अपर पार्ट ऑफ द बॉडी एट रेस्ट। इनर्शिया की वजह से बॉडी का अपर पार्ट रेस्ट पे रहता है। बिल्कुल सही कहा, क्योंकि नीचे वाले जो पैर है वो घोड़े से जुड़े हुए हैं तो वो मोशन में आ जाते हैं, लेकिन अपर पार्ट रेस्ट में रहता है, वो रेस्ट में ही रहने की कोशिश करता है। दैट्स वाई इनर्शिया की वजह से ऐसा लगता है वो पीछे की तरफ गिर गया। घोड़ा आगे की तरफ चला जाता है, अपर पार्ट पीछे की तरफ। दैट्स वाई ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है जी। हिंदी में आपको बताना चाहूं तो देखो, विराम के जड़त्व, विराम का जड़त्व ही तो था, क्योंकि पहले वो विराम अवस्था में था। शरीर का जो ऊपरी भाग है वो स्थिर रहता है, लेकिन नीचे वाला भाग घोड़े के साथ गति में आ जाता है, इसी वजह से वो पीछे की तरफ गिर जाता है। तो ये था आपके क्वेश्चन नंबर पहले का आंसर सी। चलिए जी दूसरे क्वेश्चन में बढ़ चलते हैं। व्हेन अ ट्रेन स्टॉप्स सडनली, एक गाड़ी है वो चल रही थी, ट्रेन थी, रेलगाड़ी चल रही थी, एकदम से रुकी। पैसेंजर इन द रनिंग ट्रेन, और पैसेंजर जो थी उस ट्रेन के अंदर, फीलिंग एन इंस्टेंट जर्क इन द फॉरवर्ड डायरेक्शन, उनको आगे की तरफ एक झटका महसूस होता है। इसका कारण बताएं। जब एक चलती हुई रेलगाड़ी एकाएक रुक जाती है तो यात्री आगे की दिशा में एक आकस्मिक झटका महसूस करते हैं। इसका कारण क्या होगा? क्या जो सीट है वो उसको पीछे की ओर धक्का देती है, आगे की ओर धक्का देती है पैसेंजर को, यात्री की सीट का आगे वाला पीछे उसको आगे झटका दे देते हैं, या फिर इनर्शिया ऑफ रेस्ट स्टॉप द ट्रेन, इनर्शिया ऑफ रेस्ट की वजह से ट्रेन रुक गई जिससे बॉडी आगे की तरफ चली गई। अपर पार्ट ऑफ द बॉडी कंटिन्यू टू बी इन द स्टेट ऑफ मोशन, क्या हमारी बॉडी का अपर पार्ट अभी मोशन में रहता है लेकिन लोअर पार्ट जो कांटेक्ट में है सीट के वो रेस्ट में होता है। या नथिंग कैन बी सेड, ये डाटा प्रॉपर नहीं है। तो मेरे भाई बिल्कुल आसान है इस क्वेश्चन का आंसर। पहले इसको समझते हैं जरा। मान लीजिए ये कोई पैसेंजर है इस तरह से, ये इसके अंदर इस तरह से गाड़ी में खड़ा हुआ है। ये उसके दोनों मैंने हाथ बना दिए, ये दोनों उसके पैर है, इस तरह से खड़ा हुआ है। अब ये जो ट्रेन है वो पहले मोशन में थी, मूव कर रही थी। ट्रेन अगर मूव कर रही थी, ट्रेन के अंदर हर जो पर्सन है वो मूव कर रहा था, यानी ये जो ऑब्जेक्ट है ये भी मोशन के अंदर है, ये भी मूव कर रहा है। सडनली जो ट्रेन है वो रेस्ट, आपके मोशन से रेस्ट में आ गई, इंजन की वजह से, ब्रेकिंग सिस्टम की वजह से। लेकिन इस अंदर वाले पर्सन का क्या? इसके पैर गाड़ी के साथ अटैच्ड हैं,
तो पैर गाड़ी की वजह से रेस्ट पे आ गई, लेकिन बॉडी का अपर पोर्शन मोशन में था, वो मोशन में रहना चाहता है, वो रेस्ट पे नहीं आएगा, इसलिए वो आगे की तरफ गिर जाता है, आगे की तरफ एक झटका महसूस होता है। इस क्वेश्चन का जो आंसर है वो भी आपका ऑप्शन नंबर सी है, यानी शरीर का ऊपर वाला भाग गति अवस्था में रहता है, लेकिन नीचे वाला हिस्सा जो है वो सीट के संपर्क की वजह से, यानी या ग्राउंड बोल दो या सीट पे बैठा है तो सीट के संपर्क की वजह से विराम अवस्था में आ जाता है। क्वेश्चन का जो आंसर होगा वो आपका होगा ऑप्शन नंबर सी। इनर्शिया इज दैट प्रॉपर्टी ऑफ अ बॉडी बाय वर्च्यू ऑफ व्हिच द बॉडी इज। इनर्शिया एक ऐसी प्रॉपर्टी है जिसकी वजह से क्या, देखिए, जड़ता किसी पिंड का वो गुण है जिसके कारण वो वस्तु वस्तु क्या, अनेबल टू चेंज बाय इटसेल्फ द स्टेट ऑफ रेस्ट, अपनी विराम अवस्था में परिवर्तन का विरोध करती है। अनेबल टू चेंज बाय इटसेल्फ द स्टेट ऑफ यूनिफॉर्म मोशन, वो भी अपनी जो गति वाली अवस्था उसका परिवर्तन का विरोध करती है। अनेबल टू चेंज बाय इटसेल्फ द डायरेक्शन ऑफ मोशन, वो अपनी गति की जो दिशा है ना उसमें परिवर्तन का विरोध करती है। अनेबल टू चेंज बाय इटसेल्फ द स्टेट ऑफ रेस्ट और यूनिफॉर्म लीनियर मोशन, वो अपनी रेस्ट वाली स्टेट या मोशन वाली स्टेट दोनों के चेंज को रोकती है। देखिए जी, इस क्वेश्चन का जो आंसर है वो ऑप्शन नंबर डी है, क्योंकि ये जो इनर्शिया यानी जो जड़त्व है इसकी वजह से देखें कोई भी अगर रुकी हुई चीज है वो चल नहीं पाती, वो मोशन में नहीं आ पाएगी, अगर कोई चीज मोशन में थी वो रेस्ट पे नहीं आ पाएगी, और कोई अपनी डायरेक्शन भी चेंज नहीं कर पाता। तो ये तीनों चीजें हैं। देखिए लास्ट वाली दोनों को अगर मैं एक ही सिंगल लाइन में लिखूं तो मैं लोग लिख सकता हूं यूनिफॉर्म लीनियर मोशन। देखो यूनिफॉर्म मोशन समझते हैं कि वो मोशन में था, अब लीनियर मोशन लिखते ही यानी एक पर्टिकुलर डायरेक्शन आ गई, तो ये दोनों लास्ट वाली आपको इसके अंदर मिल गई, और रेस्ट वाला भी आपको दे रखा है। दैट्स व्हाई ऑप्शन नंबर सी, सॉरी ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। विराम अवस्था और एक समान रेखीय गति दोनों का विरोध करता है इनर्शिया। अगला क्वेश्चन, अ मैन गेटिंग डाउन अ रनिंग बस फॉल्स फॉरवर्ड बिकॉज, एक आदमी है वो एक चलती हुई गाड़ी से, चलती हुई बस से जब नीचे उतरता है वो आगे की तरफ गिर जाता है, कारण बताना है। ठीक है, क्या इनर्शिया ऑफ रेस्ट की वजह से, रोड इज लेफ्ट बिहाइंड, जो सड़क है वो पीछे रह जाती है और आदमी आगे आ जाता है, ड्यू टू इनर्शिया ऑफ मोशन, upper part of the body continue be in motion in forward direction while feet comes to rest as soon as they touch the road, जैसे आदमी उतरता है उसके पैर जो है वो सड़क को टच करते हैं, पैर तो रेस्ट में आ जाते हैं लेकिन बॉडी का अपर पार्ट नहीं आ पाता। he leans forward as a matter of habit, ये उसकी आदत होती है, आदत की वजह से ऐसा होता है, या ये चारों की वजह से, सॉरी चारों नहीं पहले तीनों की वजह से। तो चलिए जी इसको करते हैं एक्सप्लेन। आप अब जरा इस चीज को समझना, ये मान लीजिए एक कोई बस है और इस तरह से एक रोड पे चल रही थी। ठीक है जी, एक आदमी इसके अंदर था, लेट अस सपोज एक पर्सन है इसके अंदर इस तरह से, तो वो बस के अंदर था, पहले पहले क्या, बस तो अब भी मोशन में है, बस मोशन में है, ये जो पर्सन था ये मोशन में था, यानी मैं आपसे पूछूं भी इस आदमी की इनिशियल स्टेट क्या, बोलेंगे सर रेस्ट है, और जैसे ही आदमी नीचे उतरता है तो आप मुझे बताएं क्या आदमी के जो पैर है वो सबसे पहले ग्राउंड को टच करेंगे, सर बिल्कुल ग्राउंड को टच करेंगे, तो ग्राउंड को पैर टच किए तो पैरों को मजबूरन रेस्ट पे आना पड़ा क्योंकि ग्राउंड तो रुका हुआ है, लेकिन अब अपर पार्ट का क्या, वो तो पहले मूव कर रहा था, तो अपर पार्ट अब भी मोशन में है, वो मोशन करता रहेगा और ये आगे वाला पार्ट है वो आगे आ जाता है, यानी पैर तो रुक गए लेकिन बॉडी का अपर पार्ट है वो आगे की तरफ चला जाता है और एज अ रिजल्टेंट वो आदमी आगे गिर जाता है। तो दिस इज ऑप्शन नंबर बी जो उसको सही एक्सप्लेन किए हुए है। सो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो ऑप्शन नंबर बी है। Next, a boy sitting on a topmost berth in a compartment of a train which is just going to stop on a railway station. एक बच्चा एक सबसे ऊपर वाले बर्थ में बैठा है, टॉपमोस्ट बर्थ में, रेलगाड़ी में आपको पता होगा बर्थ बने होते हैं कंपार्टमेंट के अंदर। ठीक है जी, वो गाड़ी अभी स्टेशन पे रुकने वाली है। ड्रॉप्स एन एप्पल, वो क्या करता है एक सेब को नीचे गिराता है, एमिंग एट द ओपन हैंड ऑफ हिज ब्रदर सिटिंग वर्टिकली बिलो, जैसे मान लीजिए एक बर्थ ये है एक बर्थ ये है, तो यहाँ पर बैठा एक बच्चा जो है ना वो सेब को गिराता है नीचे की तरफ ताकि नीचे उसके भाई के हाथों के अंदर वो सेब गिर जाए, बिलो हिज हैंड्स एट अ डिस्टेंस 2 मीटर, वो उससे 2 मीटर है। द एप्पल विल फॉल, वो जो सेब है वो कैसे गिरेगा। हिंदी में सुनिए, एक लड़का रेलगाड़ी के डिब्बे के ऊपरी बर्थ पे बैठा है, यहाँ पर ऊपर वाले बर्थ पे बैठा है, इस जगह पे बैठा है तथा रेलगाड़ी स्टेशन पर रुकने वाली है। इसी समय ऊपरी बर्थ पे बैठा जो लड़का है ना वो 2 मीटर ऊर्ध्वाधर नीचे बैठे, यानी उसका भाई उससे ठीक ये जो है ना 2 मीटर नीचे बैठे, तो उसके हाथ में सेब गिराता है, तो क्या सेब ठीक उसके हाथों में गिरेगा, प्रिसाइजली ऑन द हैंड ऑफ हिज ब्रदर, स्लाइटली अवे फ्रॉम द हैंड ऑफ हिज ब्रदर इन द डायरेक्शन ऑफ मोशन ऑफ ट्रेन, कि वो जैसे ये हाथ है उसके आगे की तरफ गिर जाएगा जिस तरफ ट्रेन जा रही है, या फिर वो पीछे की तरफ गिर जाएगा, या इनमें से कोई नहीं। तो जी इस क्वेश्चन का आंसर सुन लीजिए। अब इस क्वेश्चन में एक छोटी सी चीज है जिसने सब कुछ बदल दिया, ध्यान दीजिए वो क्या चीज है। आपको कहा गया कि जो ट्रेन है वो क्या कर रही है, रेलवे स्टेशन पर स्टॉप होने वाली है, ये पूरे क्वेश्चन का एक्सप्लेनेशन दे देगा।
स्टॉप ऑन अ रेलवे स्टेशन, इसका मीन क्या है? लेट अस सपोज ये जो पूरा जो ट्रेन का डिब्बा है, ये पूरा ट्रेन का डिब्बा है और ये जो ट्रेन है ये मूव कर रही थी 50 मीटर पर सेकंड की स्पीड से किसी टाइम पे, यानी इस नीचे वाले बच्चे का जो हाथ है वो भी 50 मीटर पर सेकंड की स्पीड से चल रहा है और ये जो ऊपर वाला बच्चा है उसके हाथ में सेब के पास भी हॉरिजॉन्टल में 50 मीटर पर सेकंड स्पीड है। इतने में क्या करता है वो, जैसे ही सेब को गिराता है, साथ में कहा ट्रेन रुक रही है, ट्रेन रुकने का मतलब ट्रेन की स्पीड लगातार 50 से कम हो जाएगी, 50 से 40 हो जाएगी, 40 से 30 हो जाएगी। इसी तरह से इस बच्चे का जो नीचे इसके हाथ में गिरना है उसकी स्पीड भी लगभग 50 से 40 30 इस तरह से कम होगी। लेकिन सेब को जैसे वो बच्चा अपने हाथों से छोड़ देता है, अब सेब की स्पीड तो 50 ही रहेगी, तो सेब की स्पीड 50 लेकिन हाथों की स्पीड होगी 40, तो यानी हाथ पीछे रहेगी और आपका जो सेब आगे आ गया तो यानी वो आगे की तरफ आके ऐसे गिर जाता है। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर आएगा ऑप्शन नंबर बी आएगा। ठीक है जी, इस तरह के क्वेश्चन हमने ऑलरेडी किए हुए हैं लास्ट वीडियोस के अंदर, आपको याद हो। नेक्स्ट क्वेश्चन, न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन डिस्क्राइब द फॉलोइंग। न्यूटन का जो फर्स्ट लॉ किसको डिस्क्राइब करता है मेनली? क्या वो एनर्जी को, ऊर्जा को, क्या वो वर्क कार्य को, क्या वो इनर्शिया यानी जड़त्व को, क्या वो मोमेंट ऑफ इनर्शिया जड़त्वाघूर्ण को? तो जी वो एक्सप्लेन करता है इनर्शिया को, इसलिए शायद न्यूटन के फर्स्ट लॉ को लॉ ऑफ इनर्शिया भी कहा जाता है। हालांकि इनर्शिया का सबसे पहले कंसेप्ट गैलीलियो ने दिया था। ठीक है जी, लेकिन यहाँ पर न्यूटन के फर्स्ट लॉ की बात की तो बिल्कुल जी वो इनर्शिया के बारे में ही बताता है। दैट्स व्हाई ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, अ पर्सन सिटिंग इन एन ओपन कार, देखिए जी एक ओपन कार है एट अ कांस्टेंट वेलोसिटी, जो कार है वो कांस्टेंट वेलोसिटी से चल रही है, थ्रोज अ बॉल वर्टिकली अप इनटू द एयर, तो वहां से क्या करता है बॉल को ऊपर फेंकते हैं। यानी मान लीजिए हमारी ये जो गाड़ी है कुछ इस तरह से है, ठीक है, इस तरह से गाड़ी है और ये ओपन है इस तरह से। ठीक है, अब क्या करता है उसमें से एक एक व्यक्ति नियत वेग से, मतलब इसकी जो वेलोसिटी है ना भैया वो कांस्टेंट है, वो बदल नहीं रही, ना तो वो स्लो हो रही ना वो फास्ट हो रही। ठीक है, खुली कार में बैठा है और एक गेंद ऊर्ध्वाधर ऊपर की ओर फेंकता है, यहाँ से एक बॉल को ऐसे ऊपर की ओर फेंका गया ऐसे वर्टिकली अपवर्ड, तो कहते हैं क्या वो आउटसाइड द कार गिरेगी, कार के बाहर गिरेगी, क्या इन द कार अहेड ऑफ द पर्सन, मान लीजिए यहाँ पर जो आदमी बैठा है जिसने इसको फेंका है क्या उसके आगे की तरफ गिरेगी बॉल, इन द कार टू द साइड ऑफ पर्सन क्या वो उसके लेफ्ट या राइट साइड में गिरेगी, या एग्जैक्टली इन द हैंड विच थ्रो इट अप क्या उसी के हाथों में एग्जैक्टली आके गिरेगी। अब जरा ध्यान दीजिए, जैसे बॉल को ऊपर हम फेंकते हैं तो बॉल के पास हॉरिजॉन्टल के पास हॉरिजॉन्टल की भी तो एक वेलोसिटी है, वो कितनी है v, क्योंकि कार मूव कर रही थी v से, आदमी मूव कर रहा है v से, यानी आदमी का अगर ये हाथ है जिससे बॉल को फेंका गया, ठीक है, बॉल को ऊपर फेंका गया, अब हाथ के पास आगे की तरफ v वेलोसिटी है, बॉल के पास भी आगे की तरफ v वेलोसिटी है, क्यों? क्योंकि दोनों कार के अंदर थे और कार की वेलोसिटी कांस्टेंट है, यानी जितनी स्पीड से आगे हाथ बढ़ा उतनी हॉरिजॉन्टल स्पीड से बॉल भी आगे बढ़ी, यानी एग्जैक्टली जो बॉल है ना वो हाथों में आ जाएगी, यानी जब स्टार्टिंग में बॉल को यहाँ से फेंका थोड़ी देर बाद हाथ यहाँ पर आ गए क्योंकि कार तो मूव कर रही है, बॉल भी ऊपर जाती है और इस तरह से प्रोजेक्टाइल मोशन करती है और वापस हाथ में आ जाती है, इन उस आदमी को लगेगा कि मैंने बॉल को फेंका और मेरे हाथ में सीधी आ गई, तो दैट्स व्हाई ऑप्शन नंबर डी जो है ना इसका राइट आंसर है, एग्जैक्टली इन द हैंड व्हिच थ्रू इट अप। ये इसका रीजन क्या है? बिकॉज वेलोसिटी ऑफ द कार इज कांस्टेंट, और अगर यही कार स्लो या फास्ट चल रही होती, लेट अस सपोज अगर ये कार स्लो हो रही होती तो जो बॉल है ये आगे गिर जाती, अगर ये कार फास्ट होती तो शायद ये बॉल पीछे गिर जाती, यहाँ पर कांस्टेंट कहा गया। अगला क्वेश्चन, बर्ड वेज 2 kg, किसी बर्ड का वेट लेट सपोज 2 kg है और वो एक ऐसे क्लोज्ड केज पिंजरे में है जिसका भी तुम्हें वेट दे रखा है 1 kg। इफ इट स्टार्ट्स फ्लाइंग, अगर वो उड़ना स्टार्ट कर देता है देन व्हाट इज द वेट ऑफ द बर्ड एंड केज असेंबली, अगर वो पक्षी उड़ना स्टार्ट करता है तो बर्ड और केज दोनों का टोटल वेट कितना होगा? कहते हैं 2 किलोग्राम द्रव्यमान का एक पक्षी है, वो 1 किलोग्राम द्रव्यमान के बंद पिंजरे के अंदर है, और यदि पक्षी उड़ना प्रारंभ कर दे उसी पिंजरे के अंदर तो उस टोटल का भार कितना होगा? ये मान लीजिए एक पिंजरा है इस तरह से, इसके अंदर एक पक्षी है ऐसे, ठीक है, मान लीजिए ये पक्षी इसके अंदर उड़ने लगा, तो आपको टोटल बताना है इसका और पिंजरे का दोनों का मिला के कितना इसका टोटल वेट होगा। ठीक है जी, आपने ये बताना है। तो चलिए जी मैं आपको बता देता हूँ। अब कई बच्चे ये सोचेंगे सर अगर ये पिंजरे के अंदर पक्षी नीचे बैठा होता तो हम दोनों को जोड़ देते, हम बोलते सर 2 प्लस में 1 टोटल 3 हो जाता सर, ठीक है, लेकिन ये पक्षी तो हवा में उड़ने लगा, अब इसका थोड़ी काउंट करेंगे, अरे ये जब उड़ेगा पक्षी तो ये अपने विंग्स से नीचे की ओर एयर पे प्रेशर नहीं लगाएगा, क्योंकि उड़ता कब है जब ये नीचे की तरफ फोर्स लगाएगा, कितना फोर्स लगाएगा? कम से कम अपने वेट जितना, अगर वो हवा में उड़ रहा है तो उतना ही फोर्स, अगर एक पक्षी हवा में ऊपर की तरफ उड़ रहा है तो उतना ही नीचे की तरफ उसने फोर्स लगा रखा है एयर पे,
इट मीन पूरे केज पे उसके वेट जितना एक नीचे की तरफ फोर्स लग रहा है, और एक केज का वेट, एक इस हवा का वेट। केज का वेट कितना है? केज का वेट आपको कहा गया 1 है, और उस बर्ड का 2 है, क्योंकि वो उतना ही तो एयर पे प्रेशर लगा रहा है, एयर पे इतना ही फोर्स लगा रहा है, तो टोटल अब भी कितना आएगा आपका? 3 आएगा। तो 3 केजी, यानी ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। इसके उड़ने से कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, टोटल अभी भी दोनों का सम ही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, अ पार्टिकल इज मूविंग विद अ कांस्टेंट स्पीड अलोंग अ स्ट्रेट लाइन पाथ। कोई पार्टिकल है वो कांस्टेंट स्पीड से, ये मेरी बात ध्यान रखना, इन चीजों पे फोकस किया करो, कि कांस्टेंट स्पीड से स्ट्रेट लाइन पाथ पे मूव कर रहा है। अ फोर्स इज नॉट रिक्वायर्ड टू, तो बताओ किसके लिए फोर्स नहीं चाहिए? उसकी स्पीड को बढ़ाने के लिए, उसके मोमेंटम को कम करने के लिए, उसकी डायरेक्शन को बदलने के लिए, या उसको यूनिफॉर्म वेलोसिटी में लगातार बनाए रखने के लिए फोर्स नहीं चाहिए। कहते हैं, एक कण नियत चाल से एक सरल रेखीय मार्ग पे गतिमान है, तो बल की आवश्यकता किसके लिए नहीं होती? उसकी चाल को बढ़ाने के लिए, उसकी चाल को बढ़ाने के लिए, उसके संवेग को घटाने के लिए, उसकी दिशा में परिवर्तन के लिए, या उसके एक समान वेग में चलने के लिए। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर है वो आपका ऑप्शन नंबर डी है। यानी अगर वो जो वस्तु है, वो पार्टिकल है, अगर वो यूनिफॉर्म वेलोसिटी में चल रहा है, तो इसको लगातार चलाने के लिए कोई फोर्स नहीं चाहिए। न्यूटन का फर्स्ट लॉ यही बोलता है कि अगर कोई ऑब्जेक्ट यूनिफॉर्म मोशन में है, वो यूनिफॉर्म मोशन में ही रहेगा, कब तक? जब तक आप उस पर कोई फोर्स ना लगाओ। यानी कोई भी एक्सटर्नल फोर्स नहीं चाहिए इसके लिए, स्टेट को चेंज करने के लिए। हाँ, अगर आप बोले सर प्रैक्टिकली देखें, तो अगर किसी को चलाना होता है तो लगातार फोर्स चाहिए ना, बिल्कुल ऐसा होता है, क्योंकि वहां पर फ्रिक्शन आता है, और यहाँ पर हम जो बातें कर रहे हैं वो फ्रिक्शन को नेग्लेक्ट करके, इग्नोर करके। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हेन अ बस सडनली टेक्स अ टर्न, एक बस मोड़ पे जैसी मुड़ती है, पैसेंजर्स आर थ्रोन आउटवर्ड बिकॉज ऑफ, पैसेंजर बाहर की तरफ गिरते हैं। यानी अगर मैं तुम्हें कहूं कि एक सड़क इस तरह से गोल घूमती है, तो पैसेंजर पे ऐसे बाहर की तरफ एक फोर्स लगता है, जैसे उनको कोई बाहर की ओर खींच रहा है। क्या ये इनर्शिया ऑफ मोशन की वजह से है? क्या ये एक्सेलरेशन ऑफ मोशन की वजह से है? या स्पीड ऑफ मोशन की वजह से है? या बी और सी दोनों की वजह से है? जब एक बस अचानक मुड़ती है, तो यात्रियों पर बाहर की ओर एक धक्का लगता है, इसका कारण क्या है? कि ये गति का जड़त्व है, क्या गति का त्वरण है, क्या ये गति की चाल है, या दोनों बी और सी? बहुत ही प्यारा सा आंसर है यार इस क्वेश्चन का। तो जी इसका आंसर है आपका इनर्शिया ऑफ मोशन, गति का नियम। अगर अगर आपसे मैं बोलूं कि इस जगह पे जब वो बस थी, तो उसकी जो वेग था, या चाल बोल दो, या वेलोसिटी बोल दो, उसकी डायरेक्शन ये थी। लेकिन थोड़ी देर बाद जो बस है वो इस तरफ हो गई, उसकी वेलोसिटी की डायरेक्शन ये है। थोड़ी देर बाद बस यहाँ पर आ जाएगी, वेलोसिटी की डायरेक्शन ये है। यानी ये अपनी डायरेक्शन को बदल रहा है। और आपको पता है इनर्शिया, जड़त्व, क्या कि जो भी ऑब्जेक्ट जिस स्टेट में है उसी में रहना पसंद करता है। रेस्ट पे है तो रेस्ट पे, यूनिफॉर्म मोशन एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में है तो उसी में रहेगा। यानी पहले सभी ऑब्जेक्ट्स की डायरेक्शन ये थी, सडनली क्या हुआ, डायरेक्शन बदल गई बस की, लेकिन ऑब्जेक्ट्स हैं वो तो बाहर की डायरेक्शन में मूव करना पसंद करेंगे, इसलिए उनको लगता है जैसे बाहर की ओर फोर्स लग रहा होता है। इस क्वेश्चन का जो आंसर हुआ ऑप्शन नंबर ए हुआ। अगला क्वेश्चन है, मास ऑफ 1 केजी, एक 1 केजी का मास है, आप डायग्राम में देख पा रहे हैं। सस्पेंडेड बाय अ स्ट्रिंग ए, एक रस्सी ए से बंधा हुआ है। अनदर स्ट्रिंग सी, एक नीचे सी स्ट्रिंग भी लगी है, आप देखिए जरा, बी से सी स्ट्रिंग भी लगी है, कनेक्टेड टू इट्स लोअर एंड। इफ सडन जर्क इज गिवन टू सी, अगर सी को एकदम से झटका दिया जाए तो क्या होगा? कहता है 1 किलोग्राम का एक पिंड है, वो डोरी ए से लटकाया गया। आप देखिए जरा, इस जगह से एक डोरी ए के साथ एक यहाँ पर एक पिंड लटकाया हुआ है 1 किलोग्राम का, देख सकते हैं। उसके नीचे वाले भाग में एक अन्य डोरी लगी है सी, आप देखिए उसके नीचे भी एक डोरी लगी हुई है सी। कहता है इस सी डोरी को जब अचानक झटका दिया जाता है तो क्या होगा? क्या ए बी वाला पोर्शन है ना रस्सी का, ऊपर वाला, यहाँ से लेके यहाँ तक रस्सी है जो, ये टूट जाएगी? या जो पोर्शन बी सी है नीचे वाला पोर्शन, वो टूट जाएगा? या नन ऑफ द स्ट्रिंग विल ब्रेक, इनमें से कोई नहीं टूटेगा? मास विल स्टार्ट रोटेटिंग, ये जो मास है 1 किलोग्राम का, ये घूमने लग जाएगा। क्वेश्चन का आंसर मुझे बताना है। तो देखिए जी, अब इसका जो आंसर आएगा वो आएगा ऑप्शन नंबर बी। या क्यों आएगा बी? देखिए इसका कुछ मास है ना, और ये स्टार्टिंग में रेस्ट पे है। तो आपको पता होगा अगर किसी चीज पे हम फोर्स लगाएं तो वो अपनी स्टेट को चेंज करना पसंद नहीं करता, ड्यू टू इनर्शिया। आपने क्या किया, बीसी वाली रस्सी को, नीचे वाली रस्सी को एकदम से झटका दिया। झटका देने से क्या हुआ, ये नीचे वाला आ गया मोशन में, लेकिन आपको पता है ऊपर वाला ब्लॉक रेस्ट में था, और ये इनर्शिया की वजह से रेस्ट में रहना चाहेगा, इसलिए नीचे वाली रस्सी यहाँ से टूट जाएगी। जैसे मैं तुम्हें बोलूं कि एक टहनी है, यहाँ पर इस तरह से पेड़ लगा हुआ, टहनी लगी हुई है, और यहाँ पर एक कोई फ्रूट टंगा हुआ है। अगर आप टहनी को ऐसे हिलाते हैं तो ये सेब यहाँ से टूट जाता है ना, डीअटैच हो जाता है, फ्रूट टूट डीअटैच हो जाता है। रीजन क्या है, वो अपने आप को रेस्ट में रखना चाहता है, लेकिन ऊपर वाला पार्ट हिल जाता है।
तो सेम एज इट इज आप देखिए ऊपर वाला पार्ट अपने आप को रेस्ट में रखना चाहता है बिकॉज इसका मास है वो भी 1 kg, तो नीचे वाला पार्ट यहाँ से टूट जाएगा। तो इस क्वेश्चन का आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी आएगा। तो चलिए जी अगला क्वेश्चन आपका इसी से जुड़ा ही हुआ है, कहता है इन द अबव क्वेश्चन, ये जो भी क्वेश्चन हमने पढ़ा, द स्ट्रिंग सी इज स्ट्रेच्ड स्लोली, अब उसमें तो एकदम से झटका दिया था, कहता है अगर सी को स्लोली स्लोली अगर हम खींचे तो क्या होगा, यदि डोरी सी को धीरे धीरे खींचा जाए तो क्या होगा, क्या इस बार ए बी पोर्शन टूटेगा, क्या अगेन बी सी वाला पोर्शन ही टूटेगा, या कोई भी नहीं टूटेगी, या इनमें से कोई नहीं। जब हम सी को धीरे धीरे हिलाते हैं तो यार देखिए अब होगा क्या, अब ये जो स्ट्रिंग ए बी है ना इसमें टेंशन ज्यादा हो जाएगा क्योंकि ये पूरा नीचे वाला वेट ये आपका 1 kg का, और इस रस्सी को आप धीरे धीरे खींच रहे हैं तो टोटल ओवरऑल वेट बढ़ जाएगा इस रस्सी में, यहाँ पर टेंशन ज्यादा आ जाएगी और यहाँ से ये टूट जाएगी। तो बोलेंगे सर पीछे वाले केस में क्यों नहीं था, क्योंकि उसमें सडन जर्क किया था ऊपर, इस इम्पल्स को फोर्स को पहुंचने में टाइम नहीं मिला था, लेकिन इसमें मिल जाएगा। तो ओवरऑल इस स्ट्रिंग में यहाँ से ए बी में से ब्रेक डाउन होगा, तो इसका क्वेश्चन का आंसर है आपका ऑप्शन नंबर ए। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन में, कहा गया इफ अ बुलेट ऑफ मास 5 ग्राम, एक 5 ग्राम मास की बुलेट है, वेलोसिटी 100 मीटर पर सेकंड से मूव कर रही है, ये वेलोसिटी ऑफ बुलेट है, तो ये मास ऑफ आपको बुलेट गिवन है, पेनिट्रेट्स द वुडन ब्लॉक अप टू 6 सेंटीमीटर, जैसे ये कोई लकड़ी है, लकड़ी के अंदर ऐसे ही बुलेट एक एंटर करती है, और बुलेट कितना आगे तक जा पाती है, वो आगे तक जा पाती है सिर्फ और सिर्फ 6 सेंटीमीटर आगे तक जा पाती है, शायद उसके बाद वो रुक जाती है। देन द एवरेज फोर्स इम्पोज्ड बाय द बुलेट ऑन द ब्लॉक इज, तो बताओ वो जो बुलेट है वो जब इस ब्लॉक से टकराई तो कितना एवरेज फोर्स उस पे लगा, ये आपने बताना है। तो बहुत ही आसान है। तो देखो जी अगर हमें फोर्स निकालना है तो आपको पता हो फोर्स का जो फॉर्मूला होता है वो होता है मास इंटू एक्सेलेरेशन। चलिए जी मास तो हमें पता है, लेकिन एक्सेलेरेशन कैसे निकालेंगे, एक्सेलेरेशन किसका, बुलेट का, जब वो इस ब्लॉक के अंदर एंटर की तो सर ये तो धीरे धीरे स्लो हो रहा है, एक्सेलेरेशन आएगा ना, नेगेटिव में आ जाएगा यार, रिटार्डेशन आ जाएगा। तो कैसे निकालें, आप सब बच्चों को एक फॉर्मूला पता होगा, वी स्क्वायर माइनस का यू स्क्वायर होता है 2a इंटू एस, वी फाइनल वेलोसिटी, तो बुलेट तो 6 सेंटीमीटर के बाद रुक गई तो ये आया 0 का स्क्वायर, माइनस इनिशियल कितनी वेलोसिटी से जा रहा है, सर बिल्कुल हमें पता है इनिशियली तो 100 मीटर पर सेकंड स्पीड से जा रहा है, तो 100 का कर दिया स्क्वायर इज इक्वल टू 2 इंटू एक्सेलेरेशन तो हमें निकालनी है सर, और एस कितना है सर जी 6 सेंटीमीटर अंदर जाता है, तो सेंटीमीटर को मीटर में बदला तो 6/100। तो चलिए जी इसको कर लेते हैं सोल्व, तो इसको सोल्व किया तो हमारे पास अप्रोक्सीमेटली आ गया ये कितना, माइनस का, इधर आए आपके पास 10 के साथ 4 जीरोस आ गई, और यहाँ पर आपके पास आ गया 12a डिवाइड बाई 100। तो जी इसको कर लेते हैं सोल्व, तो आपके पास जो एक्सेलेरेशन आया देखिए 4 जीरो तो ये रही, 2 जीरो यहाँ से आ गई, तो टोटल 6 जीरो आ जाएगी ना, तो एक्सेलेरेशन की वैल्यू आ गई नेगेटिव 10 की पावर 6 डिवाइड बाई 12। आपके पास एक्सेलेरेशन आ गई इतनी, लेकिन सर हमें तो फोर्स पूछा है, तो चिंता काहे कर रहे हो भैया, फोर्स निकाल लेंगे। फोर्स का फॉर्मूला हमें पता है मास इंटू एक्सेलेरेशन, अब मास किसका, अरे मास तो बुलेट का लेना पड़ेगा ना, क्योंकि बुलेट तो उसे टकरा रही है, तो 5 ग्राम है यार, ग्राम को बदलना है किलोग्राम में, तो नीचे लगा दिया 1000, एक्सेलेरेशन तुम्हें पता है नेगेटिव का, -10 की पावर 6, यानी 6 जीरोस लगानी है ना हमने यहाँ पर, डिवाइड बाई 12, तो भैया कर लो इसको सोल्व, तो 3 जीरो से 3 जीरो कैंसिल हो गया, अब आपके पास 5000 माइनस का 5000 डिवाइड बाई 12 बचा, और ये जो वैल्यू है आप इसको चेक करें, ये आपके पास अप्रोक्सीमेटली 417 आ जाएगा, माइनस का 417 न्यूटन। क्या कोई ऑप्शन है, सर जी ऑप्शन नंबर बी है, तो आपका बी इसका सही आंसर होगा। माइनस आया सर, ऑप्शन में माइनस नहीं था, माइनस सिर्फ यही बता रहा है कि वो जो गोली है वो रुक रही है, यानी उस पे रिटार्डिंग फोर्स लग रहा है, तो 417 इसका सही आंसर है। अगले क्वेश्चन पे चलें, कहा न्यूटन का जो सेकंड लॉ है वो किसको मेजर करना सिखाता है, न्यूटन का गति का जो द्वितीय नियम है वो किसका मापन करना हमें सिखाता है, क्या वो एक्सेलेरेशन के बारे में बताता है, त्वरण के बारे में, क्या वो फोर्स यानी बल के बारे में बताता है, क्या वो मोमेंटम जिसको संवेग कहा जाता है, या फिर एंगुलर मोमेंटम को। तो बताना चाहूँ न्यूटन का सेकंड लॉ अगर आपको याद होगा उसमें यही कहा गया कि जो फोर्स है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है चेंज ऑफ लीनियर मोमेंटम, संवेग के जो परिवर्तन है उसके समानुपाती होता है, इस तरह से आपको याद होगा। तो ये फोर्स के बारे में, बल के बारे में बताता है, और आपको याद होगा न्यूटन के सेकंड लॉ से ही हमारे पास एक सूत्र आता है F इज इक्वल टू ma वाला। तो चलिए जी इस क्वेश्चन का आंसर आप समझ गए होंगे, ऑप्शन नंबर बी है। जिसने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया यार चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और वीडियोस के लिए बाकी एमसीक्यू क्वेश्चंस के लिए भी आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स को चेक कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन है फोर्स ऑफ 100 डाइन, ध्यान दीजिए इस बार फोर्स न्यूटन में नहीं दिया, अपने सीजीएस यूनिट में दे रखा है डाइन में। कहते हैं किस पे लग रहा है, एक मास पे लग रहा है जिसका वैल्यू भी तुम्हें दे रखी है 5 ग्राम, तो यार ये भी सीजीएस में दे दिया।
टाइम कह रहा है कितने के लिए लग रहा है, 10 सेकंड के लिए लग रहा है। तो वेलोसिटी बतानी है कितनी होगी प्रोड्यूस्ड। आपको क्या गिवन है, आपको फोर्स गिवन है, मास गिवन है और टाइम गिवन है, तो आपको एक्सेलरेशन ही तो बताना है अकेला, एक्सेलेरेशन ही तो निकालना है। बहुत आसान है, सब कुछ सीजीएस में दे रखा है, तो चिंता वाली काहे बात नहीं है यार। आंसर में भी देखो सारी सीजीएस में, तो तुम्हें पता होगा सर फोर्स होता है मास इंटू एक्सेलेरेशन। तो क्या मैं मास को वेलोसिटी इंटू डिवाइड बाय टाइम लिख दूं? सर बिल्कुल लिखा जा सकता है। तो यहाँ से वेलोसिटी क्या आएगा मुझे बताओ, तो आ जाएगा फोर्स इंटू टाइम डिवाइड बाय मास। ये वेलोसिटी आ गया आपके पास। फोर्स आपके पास कितना है, 100 है, टाइम कितना है 10 है, मास कितना है 5 है, तो मल्टीप्लाई कर दीजिए, कितना आया 200 आया। अच्छा यूनिट क्या आएगा मुझे बताओ, यूनिट बताओ। 200 वाला सर ऑप्शन तो एक ही है, तो यूनिट आपका सेंटीमीटर पर सेकंड ही तो आएगा। ठीक है, क्योंकि सारे सीजीएस के अंदर दे रखे हैं आपके कि 5 ग्राम द्रव्यमान की वस्तु पे जब 100 डाइन का बल 10 सेकंड के लिए लगता था, उसमें उत्पन्न वेग आपका 200 सेंटीमीटर प्रति सेकंड होगा। तो सी इसका करेक्ट आंसर है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ चलें। कहा एक ऑब्जेक्ट है विल कंटिन्यू मूविंग यूनिफॉर्मली, एक वस्तु कब तक एक समान गति करती रहेगी, बताना जरा। क्या रिजल्टेंट फोर्स उस पे जब लग रहा है बिगिन टू डिक्रीज, वो घटने लग जाए, यानी उस पे लगने वाले जितने भी परमाणु बलों का मान है वो घटने लग जाए। रिजल्टेंट फोर्स उस पे जीरो हो जाए, उस पे परिणामी बल शून्य हो जाए। द रिजल्टेंट फोर्स जो है ना वो राइट एंगल पे लगे या रोटेशन की, जिस तरह वो घूम रहा है उसके 90 डिग्री पे लगे। द रिजल्टेंट फोर्स ऑन इट इंक्रीजेस कंटिन्यूअसली, उस पे लगने वाला जो परिमाणी बल है वो लगातार बढ़ता रहे। इस क्वेश्चन का आंसर बहुत ही आसान है। इस क्वेश्चन का आंसर है आपका ऑप्शन नंबर बी, क्योंकि आपने न्यूटन के फर्स्ट लॉ में ये पढ़ा कि जब किसी ऑब्जेक्ट पे लगने वाले सभी जो एक्सटर्नल बल है, एक्सटर्नल फोर्स है, वो जीरो हो जाए, वो अपने स्टेट को मेंटेन रखते हैं, वो लगातार यूनिफॉर्म मोशन में है तो यूनिफॉर्म मोशन में रहेगा, रेस्ट पे तो रेस्ट पे रहेगा। ये कब होता है, जब उस पे लगने वाले सभी फोर्सेस का सम, जिसको अब यूनिफॉर्म, जिसको हम नेट फोर्स बोल देते हैं, रिजल्टेंट फोर्स बोल देते हैं, परिमाणी बल बोल देते हैं, वो कितना हो, जीरो हो। इस क्वेश्चन का जो आपका आंसर है वो ऑप्शन नंबर बी है। अगला क्वेश्चन कहा गया अभी दिवाली का जो रॉकेट है ना, अगर मान लीजिए दिवाली का जो रॉकेट है वो 0.05 किलोग्राम गैस पर सेकंड निकाल रहा है, तो ये आपको क्या दे रखा है, ये मास नहीं दे रखा, ये तुम्हें दे रखा है मास बाय टाइम, डीएम बाय डीटी लिखो मेरे भाई इसको। कितना दे रखा है, 0.05 किलोग्राम प्रति सेकंड, ये दे रखे तुम्हें, इसको रेट ऑफ चेंज ऑफ मास बोलते हैं। फिर कहा गया कि वो वेलोसिटी उस रॉकेट की 400 मीटर प्रति सेकंड है, 400 मीटर पर सेकंड। तो आपने बताना है एक्सेलरेटिंग फोर्स कितना है, जिस एक्सेलरेटिंग फोर्स से वो रॉकेट ऊपर जा रहा है। तो दिवाली पर छोड़ा जाने वाला रॉकेट कहते हैं 400 मीटर प्रति सेकंड के वेग से प्रति सेकंड, हर एक सेकंड 0.05 किलोग्राम गैसों को निष्कासित करता है। तो रॉकेट पे लगने वाला त्वरक बल का मान बताओ। यार मैं आपको बताना चाहूँ, ये जो क्वेश्चन है आपका इसमें मास टाइम के साथ चेंज हो रहा है, तो इस क्वेश्चन में आपको मैंने पहले भी बताया था, फोर्स का फॉर्मूला मास इंटू एक्सेलरेशन ही नहीं होता, इसका फॉर्मूला कांस्टेंट वेलोसिटी डिवाइड बाय डीएम बाय डीटी भी होता है। ये वाला फॉर्मूला याद कीजिए, मैंने बताया था कब लगाना है, जब वेरिएबल मास सिस्टम हो और यहाँ पर मास टाइम के साथ बदली तो रहा है। तो अब इसका ये फॉर्मूला आपके सामने है। यू तुम्हें 400 दे रखा है, डीएम बाय डीटी तुम्हें दे रखा है 0.05, इस डेसिमल को हटाया, 100 लगाया, इससे ये कैंसिल, आपके पास आ गया 20 क्या न्यूटन ही तो लगेगा। तो आपका, क्योंकि किलोग्राम में यार ये मीटर पर सेकंड में, तो न्यूटन ही तो आएगा। ऑप्शन नंबर बी जो है ना वो इसका सही आंसर है, इसका 17 नंबर क्वेश्चन। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़े। आपको कहा कि एक बॉडी है जो 2 किलोग्राम की है, ऑफ मास 2 केजी लिखा है यार मेरे भाई, 2 किलोग्राम की बॉडी है, एक हॉरिजॉन्टल सरफेस पे, ऐसे कोई समतल हॉरिजॉन्टल सरफेस है उस पे मूव कर रही है, और उसकी जो इनिशियल वेलोसिटी है वो 4 मीटर पर सेकंड है। कहता है कि वो रेस्ट पे आ जाती है 2 सेकंड के बाद। जैसे स्टार्टिंग में वो मूव कर रही थी 4 मीटर पर सेकंड की स्पीड से, और कहते हैं कि 2 सेकंड बाद आपने देखा, 2 सेकंड के ठीक बाद वो रुक जाती है। इफ वन वांट्स टू कीप दिस बॉडी मूविंग, लेकिन हम चाहते हैं कि वो लगातार चलती रहे, और कितनी वेलोसिटी से चलती रहे, 4 मीटर पर सेकंड की स्पीड से चलती रहे। अब बताओ कितना फोर्स तुम्हें लगाना पड़ेगा। हिंदी में सुनो मेरे भाइयों, 4 मीटर प्रति सेकंड के वेग से क्षैतिज सतह यानी हॉरिजॉन्टल सतह जो है उस पे गतिशील एक 2 किलोग्राम का पिंड था, वो 2 सेकंड के पश्चात रुक जाता है, स्थिर हो जाता है। यदि उस पिंड को आप उसी क्षैतिज सतह पर, लेकिन इस बार 4 मीटर प्रति सेकंड के वेग से गतिमान बनाए रखना चाहते हैं, तो भैया बल तो लगाना पड़ेगा। तो कितना बल लगाना पड़ेगा तुम्हें ये इस क्वेश्चन के अंदर बताना है। तो सबसे पहले मेरे भाई वो रुक कैसे रहा है मुझे बताओ। अगर तुम्हें कहा जाए एक बॉल इस सतह पे स्टार्टिंग में 2 किलोग्राम की है और 4 मीटर प्रति सेकंड की गति से चल रही थी, ये रुकी क्यों 2 सेकंड के बाद, मैं आपसे क्वेश्चन पूछूं, बोले सर घर्षण की वजह से। तो घर्षण इसको रोक रहा है, तो इसको रोकने वाला त्वरण कितना है, रोकने वाला बल कितना है, जितना रोकने वाला बल है, जितना रोकने वाला त्वरण है, उतना ही तुम इस पे लगा दो, ये चलने लग जाएगा इसी इसी से। तब रोकने वाला त्वरण लगाएं, निकाल लेते हैं इसको यार। तुम्हें ये सूत्र पता होगा, देखो
v होता है u प्लस at इक्वेशंस ऑफ मोशन याद कीजिए। अब ये है बाद वाली, तो रुक गया, ये तो जीरो हो गया। कितने से चल रहा था, 4 से चल रहा था। प्लस एक्सेलेरेशन, टाइम कितना लगाया, 2 सेकंड लगाया सर, तो कितना है मुझे बताओ। माइनस का 4 इज इक्वल टू ए गुना में 2, तो यहाँ से आपके पास क्या आ गया, ए जो आ गया माइनस का 2 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर आ गया। यानी इससे क्या पता लगा, ये वो त्वरण है जो बॉल को रोक रहा है, माइनस का। तो अगर आप इसको लगातार चलाना चाहते हो तो इतना ही प्लस का दे दो। अगर आप लगातार चलाना चाहते हो, आप कितना एक्सटर्नल फोर्स लगाओगे, इस बॉल का जो मास है गुना में इसको देने वाला त्वरण। त्वरण कितना दोगे, इतना ही दोगे, लेकिन प्लस का दोगे। अब मास इसका है आपके पास 2 किलोग्राम, और कितनी वैल्यू दोगे, प्लस की 2 दोगे, तो टोटल कितना आ जाएगा, 4 न्यूटन का फोर्स लगाना पड़ेगा तुम्हें। तो ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का सही आंसर है। देखो यार, कंसेप्ट क्या था, रुक इतनी एक्सेलेरेशन से रहा है, इतने त्वरण से रुक रहा है, अगर वो इतनी एक्सेलेरेशन से रुक रहा है तो आपको चलाने के लिए इतनी ही प्लस में एक्सेलेरेशन देनी पड़ेगी ना, वो चलता रहेगा। तो इस क्वेश्चन का आंसर आपका बी था। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़े। कहा गया बॉडी है जिसका मास आपके पास 2 किलोग्राम है, इज हंग ऑन अ स्प्रिंग बैलेंस, वो ऐसे टांगा गया एक स्प्रिंग बैलेंस पे, माउंटेड वर्टिकली इन अ लिफ्ट, और वो लिफ्ट में एक है। if the lift descends with an acceleration equal to the acceleration due to gravity, और वो लिफ्ट है g acceleration due to gravity से नीचे की तरफ आ रही है, तो स्प्रिंग बैलेंस की रीडिंग कितनी होगी। एक लिफ्ट आपके पास है, हिंदी में भी सुन लो मेरे भाइयों, एक लिफ्ट में ऊर्ध्वाधर लटके हुए इस तरह से वर्टिकल एक स्प्रिंग बैलेंस लटका हुआ है, उसके साथ एक ऑब्जेक्ट है से 2 किलो का। ठीक है, फिर आपको कहा कि ये जो लिफ्ट है वो नीचे की ओर एक्सेलेरेट कर रही है, एक नीचे की ओर त्वरण से आ रही है, और ये जो आपका एक्सेलेरेशन है वो कितना है, जी दे रखा है तुम्हें। तो कहा गया कि जो स्प्रिंग बैलेंस है ना वो कितनी वैल्यू बताएगा, उसका तुला जो है ना, स्प्रिंग तुला, उसका पाठ्यांक क्या होगा, उसकी जो ना वैल्यू कितनी होगी, मुझे बताना है आपने। तो बहुत ही आसान है ये क्वेश्चन, इस तरह का क्वेश्चन बहुत ही आसान है। क्यों आसान है मेरे भाई, क्योंकि मैंने आपको ये चीजें सिखाई हुई है। क्या चीजें सिखाई हुई है, जब कोई लिफ्ट जो है ना, मैंने लास्ट वीडियो के अंदर ही बताया यार, जिसने मिस कर दिया तो आप चेक कर लीजिए, ऊपर आई बटन में आपको फिर से लिंक मिल रहा है। जब भी कोई लिफ्ट नीचे की ओर एक्सेलरेट करे तो इफेक्टिव जो वेट होता है, अपरेंट वेट जिसको कहा जाता है, उसका फॉर्मूला होता है एम जी माइनस का ए। और आपको पता है स्प्रिंग बैलेंस यही तो बताता है, अपरेंट वेट ही तो बताता है। अब m आपका जितना भी हो, g माइनस एक्सेलेरेशन g के बराबर ही तो है, क्योंकि वो नीचे g एक्सेलेरेशन तो आ रहा है, g माइनस जी जीरो, जीरो को किसी से भी गुना कर दो जीरो आएगा। तो अपरेंट फोर्स या जो अपरेंट वेट है वो कितना हो जाएगा, जीरो आ जाएगा, तो वो रीडिंग कितनी शो करेगा, जीरो करेगा। डी इज द राइट आंसर। ये नीचे आते टाइम वाला फॉर्मूला है एम जी माइनस ए। अगला क्वेश्चन कहते हैं इन द अबव क्वेश्चन, अभी जो भी प्रॉब्लम किया, इफ द लिफ्ट मूव्स अप विद अ कांस्टेंट वेलोसिटी, अगर आपको बोलता वो लिफ्ट ऊपर की ओर जा रही है, नीचे नहीं जा रही, ऊपर जा रही है, और आपको क्या कहा कि वो कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव कर रही है, यानी आपकी वेलोसिटी क्या दे रखी है, कांस्टेंट दे रखी है। तो कांस्टेंट वेलोसिटी की वैल्यू भी दे दी तुम्हें, कितनी, 2 मीटर प्रति सेकंड। अब बताओ कि भैया उस बैलेंस की रीडिंग कितनी होगी, क्या वो 2 किलो ही बताएगा, 4 किलो बताएगा, 0 बताएगा, 1 किलो बताएगा। कहते हैं जो ऊपर अभी प्रश्न किया, यदि लिफ्ट ऊपर की ओर ही नियत वेग से जा रहा हो, कितना नियत वेग है, 2 मीटर प्रति सेकंड, तो तब स्प्रिंग तुला का जो पार्ट होगा वो कितना होगा। अरे ये देखो जरा, मैंने आपको कहा लिफ्ट भैया चाहे नीचे आए, लिफ्ट भैया चाहे ऊपर जाए, अगर आपको वेलोसिटी कांस्टेंट दे दी जाए तो जो रीडिंग है उसमें कोई चेंज नहीं आएगा, जो रियल वेट है वही रहेगा। अगर वो पहले 2 किलो का था, अगर आप ध्यान दीजिए क्वेश्चन में तुम्हें 2 किलो का दे रखा था, देख लीजिए 2 किलो का दे रखा है, तो अब भी वो 2 किलो का ही रहेगा, क्योंकि वेलोसिटी कांस्टेंट है, एक्सटर्नल एक्सेलेरेशन जीरो, एक्सटर्नल फोर्स जीरो, तो जो वैल्यू है वही रहेगी। 2 किलो वाले की वैल्यू 2 किलो ही दिखाएगा। ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। बढ़ चलें अगले क्वेश्चन पे, 21 नंबर क्वेश्चन। कहा गया इन द अबव प्रॉब्लम, अभी यार ये जो पीछे वाली प्रॉब्लम के पीछे हाथ धो के पड़ गए। इफ द लिफ्ट मूव्स अप, लिफ्ट फिर से ऊपर की तरफ जा रही है, लेकिन इस बार एक एक्सेलेरेशन से जा रही है जो कि किसकी इक्वल है, एक्सेलेरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की। ऊपर की तरफ जा रही है लिफ्ट, और ऊपर की तरफ जाने वाली एक्सेलेरेशन जी के बराबर है। अब बताओ भी रीडिंग कितनी होगी स्प्रिंग की। क्या अब 2 किलो होगा, 2 गुना में जी किलो होगा, 4 गुना में जी किलो होगा, या 4 जी होगा, है ना। बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है यार, मुझे आपने बताना है कितना होगा। कहते हैं उपरोक्त प्रश्न में यदि लिफ्ट ऊपर की ओर गुरुत्वीय त्वरण से गतिशील है तो जो स्प्रिंग तुला का पार्ट कितना होगा। तो बहुत सारे बच्चे ये सोच रहे होंगे सर हमें ये 2 किलो दे रखा है, ये मास दे रखा है। बिल्कुल, मैं तुम्हें बताना चाहूंगा, ये अगर आपको लिखा है वेट 2 केजी, इसका मतलब ये मास की वैल्यू है, 9.8 से गुना करना बाकी है। अब ऊपर जाते टाइम जो एपरेंट वेट होता है ना, एपरेंट वेट उसका जो फॉर्मूला होता है वो होता है एम जी प्लस ए होता है। ठीक है, अब एम जी प्लस
एक्सेलेरेशन जी के बराबर ही तो दे रखा है, तो जी प्लस जी हो जाएगा, कितना आ जाएगा 2m इंटू जी हो जाएगा, ठीक है। और ये तुम्हें पहले कितना दे रखा है, ये तुम्हें 2 किलो दे रखा है, तो 2 को 2 से गुना करोगे यार कितना आ जाएगा, तो तुम्हारे पास आंसर में आ जाएगा 4 किलो रीडिंग बताएगा। तो 4 किलो आपका ऑप्शन नंबर डी के अंदर है, तो इस क्वेश्चन का आंसर आ गया डी। बढ़ चले अगले क्वेश्चन पे। कहा एक कॉइन है, उसको ड्रॉप किया एक लिफ्ट के अंदर, कहता है अगर वो T1 टाइम लगाता है फ्लोर पे आने पे, जब वो लिफ्ट स्टेशनरी था, एक लिफ्ट ऐसे रुका हुआ था, एक सिक्के को गिराया, नीचे गिरा, उसको नीचे गिरने में T1 का टाइम लगा, ठीक है। एक सिक्के को लिफ्ट में नीचे गिराया गया, जब लिफ्ट स्थिर थी तब उसको फर्श पे आने पे T1 का समय लगता है। कहते हैं कि अब भैया क्या किया, इट टेक्स T2 व्हेन लिफ्ट इज मूविंग अप विद कांस्टेंट एक्सेलरेशन। अगर आपको कहा कि अगर वो लिफ्ट है वो ऊपर की ओर जा रही है किसी एक्सेलरेशन ए के साथ, तब आप उस सिक्के को नीचे गिराते हो। अब इसको जो टाइम लगा, अगर वो T2 है, कितना टाइम लग रहा है, T2 है, तो ये जो T1 और T2 है ना, इनके बीच की रिलेशन बताओ। T1 बड़ा होगा T2 से, T2 बड़ा होगा T1 से, दोनों बराबर होंगे, या T1 बहुत ज्यादा बड़ा होगा T2 से। भैया अब देखिए इस क्वेश्चन का आंसर। तो भैया आपको बताना चाहूं कि जब भी कोई चीज को तुम गिराते हो, अगर वो रेस्ट पे है नॉर्मल कंडीशन में, तो उसको लगने वाला टाइम का जो फॉर्मूला होता है वो होता है 2h/g। ये टाइम का फॉर्मूला होता है। ये कब है, जब वो रेस्ट पे था, तो ये टाइम को मैं T1 लिख देता हूँ। अब दूसरे केस का टाइम T2 निकालें तो क्या आ जाएगा, देखो 2h हाइट तो उतनी रहेगी, लेकिन जब जो ये लिफ्ट है आपको पता है ऊपर जा रही है, अब आपको पता है वो ऊपर जाते टाइम एपरेंट वेट जो होता है वो mg प्लस एक्सेलेरेशन हो जाती है, यानी नया जो एपरेंट आपका एक्सेलेरेशन होता है वो बढ़ जाता है, वो g प्लस ए हो जाता है, तो यानी यहाँ अब हो जाएगा g प्लस ए। तो बताओ ये नीचे वाला फैक्टर तुम्हारा बढ़ गया, अगर ये फैक्टर बढ़ गया तो T2 तुम्हारा कम हो गया, यानी अगर तुम T1 और T2 को कंपेयर करो तो T1 तुम्हारा बड़ा है और T2 क्या है, छोटा है। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर हुआ वो आपका ऑप्शन नंबर हुआ, ऑप्शन नंबर ए। समझ गए होंगे इस क्वेश्चन का आंसर कैसे आया। मैं आपको ये एपरेंट एक्सेलेरेशन का भी कंसेप्ट बता चुका हूँ वीडियो के अंदर। 23 नंबर क्वेश्चन। कहा इफ द टेंशन इन द केबल ऑफ 1000 kg एलिवेटर, एक एलिवेटर एक लिफ्ट जिसका मास तुम्हें दे दिया 1000 kg, कहता है उसकी जो रस्सी में जो टेंशन है ना, टेंशन यानी जो फोर्स लग रहा है वो तुम्हारे पास दे रखा है 1000 किलोग्राम वेट। 1000 किलोग्राम वेट का मतलब है 1000 गुना में जी। तो फिर कहता है ये जो एलिवेटर वो क्या कर रही है, डांस तो नहीं करेगी मेरे भाई। कहता है 1000 किलोग्राम की लिफ्ट के तार में तनाव 1000 किलो भार है। ये किलो भार वाला कंसेप्ट याद हो, मैंने बताया था जब न्यूटन जब मैंने आपको फोर्स के यूनिट्स बताए थे। क्या ये लिफ्ट ऊपर की तरफ एक्सेलेरेट कर रहा है, ऊपर की ओर त्वरित है, क्या ये एक्सेलेरेट कर रहा है नीचे की तरफ, नीचे की ओर त्वरित है, या ये या तो रेस्ट पे है या एक्सेलेरेट कर रहा है, या तो ये स्थिर है या त्वरित है, या ये रेस्ट पे और यूनिफॉर्म मोशन में है, स्थिर है या एक समान गति में है। तो इसका जो ऑप्शन है ऑप्शन नंबर डी है। सर जी कैसे पता लगा, अब मुझे बताओ। अगर एक लिफ्ट है, एक रस्सी से बंधी हुई है, आपको कहा गया कि इस लिफ्ट का इतने इतने का जो मास है वो 1000 किलोग्राम है, और जो खिंचाव है, टेंशन है, वो 1000 किलोग्राम वेट है। तो अब मुझे बताओ 1000 किलो अगर m है तो इसका जो वेट होगा वो कितना होगा, m इंटू जी, यानी 1000 किलोग्राम गुना में 9.8 यानी g है। तो इसको हम क्या बोलते हैं यार, इसको 1000 किलो वेट ही तो बोलते हैं, 1000 किलो वेट, यानी ऊपर तनाव 1000 किलो वेट, इसका नीचे mg 1000 किलो, t जितना उतना mg, दोनों बराबर है, t और mg बराबर है, यानी नेट कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं लग रहा, नेट फोर्स जो है मेरे भाई वो जीरो है। और नेट फोर्स जीरो का मतलब कि अगर ऑब्जेक्ट रेस्ट में है तो वो रेस्ट में रहेगा, यूनिफॉर्म मोशन में है तो यूनिफॉर्म मोशन में रहेगा। तो इसलिए ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का सही आंसर है। एक्सेलेरेशन तो आएगी नहीं, क्योंकि एक्सेलेरेशन तभी आता है जब कोई एक्सटर्नल फोर्स लग रहा हो, वो तो जीरो है, तो ना तो ऑप्शन ए आएगा, ना बी आएगा, ना सी आएगा, तो कौन सा बचा, डी बचा। तो अगला क्वेश्चन देखिए, इन डबलिंग द मास एंड एक्सेलेरेशन ऑफ द मास, अगर हमने क्या किया, कोई ऑब्जेक्ट है उसके मास को भी डबल कर दिया, एक्सेलेरेशन को भी डबल कर दिया, उस पे लगने वाला जो फोर्स है ना वो पहले वाली वैल्यू के कंपैरिजन में कितना होगा। यदि किसी वस्तु के द्रव्यमान और त्वरण को 2 गुना कर दिया जाए तो उस वस्तु पे लगने वाले बल का जो मान है ना वो प्रारंभिक मान के सापेक्ष में कितना होगा, आधा हो जाएगा, डिक्रीज टू हाफ, बदलेगा नहीं, 2 गुना बढ़ जाएगा या 4 गुना बढ़ जाएगा। अब माना हमने कि पहले जो हमारा बल था, फोर्स था, वो m इंटू ए था, बिल्कुल सत्य बात, एक नंबर इक्वेशन लिखा। अब नया फोर्स एफ डैश कितना होगा,
क्या क्या करना है, m को तुमने 2m लिख देना है, डबल कर दिया, एक्सेलेरेशन को तुमने 2a कर दिया, डबल कर दिया, 2 यहाँ से आया, 2 यहाँ से आया, कितना आ गया, 4 आ गया ना आपके पास। ये वाला m में तो तुम्हारा पुराना फोर्स है, तो आ गया 4 गुना पुराने फोर्स के। तो 4 गुना कहाँ दिखा, ऑप्शन नंबर डी में दिखा। तो ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का सही आंसर है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ चलें। अगले क्वेश्चन में आपको क्या कहा, भैया एक फोर्स है 5 न्यूटन का, एक बॉडी पे लग रहा है जिसका वेट तुम्हारा दे रखा है 9.8 न्यूटन। एक फोर्स 5 न्यूटन का किस पे लग रहा है, एक बॉडी पे जिसका वेट 9.8 न्यूटन है। कहता है व्हाट इज द एक्सेलेरेशन प्रोड्यूस्ड, उसमें कितनी एक्सेलेरेशन आएगी। भैया एक्सेलेरेशन निकालने के लिए आपको क्या पता होना चाहिए, मास पता होना चाहिए। कैसे निकालोगे, अब जरा ध्यान दीजिए, उसका वेट तुम्हें दे रखा है। अब वेट तुम्हें दे रखा है, मैं हिंदी में पढ़ के बता दूं, देखो 9.8 न्यूटन भार की एक वस्तु पर जब तुम 5 न्यूटन का बल लगाते हो, उसमें कितना त्वरण आता है, वो भी त्वरण तुम्हें मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर में बताना है। अब वेट तुम लिखते हो m गुना में g, वेट तुम्हें दे रखा है 9.8 9.8 न्यूटन। अब मास तुम्हें नहीं पता, g तुम्हें पता है 9.8, तो 9.8 से 9.8 कैंसिल, तो मास तुम्हारा कितना बचा, 1 किलोग्राम ही तो बचा, यानी जो वस्तु है वो 1 किलोग्राम की है। अब हमें त्वरण पूछे, तो फिर से मैंने ये फॉर्मूला लगाया, फोर्स का, बल का, F होता है me, तुम्हें क्या निकालना है, तुम्हें ये A निकालना है। तो A निकालने के लिए क्या करो, F को तुम M से डिवाइड कर दो। तो फोर्स कितना लगाया, 5 न्यूटन का, तुम्हारा मास कितना है, 1 किलोग्राम, तो कितना आया आपके पास, आया 5। देखिए न्यूटन को किलोग्राम मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर लिख सकते हो, किलोग्राम से किलोग्राम कैंसिल, तो ये बचा मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो ऑप्शन नंबर कौन सा सही है, ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर है। तो चलिए जी बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन कहा, एक बॉडी है जिसका मास 40 ग्राम है। देखिए पहले तो यूनिट्स को सभी को चेक कर लीजिए, जैसे जल्दबाजी में मत बदलना। एक ग्राम में दे रखा है, मूविंग विद कांस्टेंट वेलोसिटी, और वो कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव कर रहा है, और वो दे भी कितनी रखी है, 2 सेंटीमीटर पर सेकंड। तो आप देखो ये भी सेंटीमीटर पर सेकंड में दे रखी है, और एक ऐसे हॉरिजॉन्टल टेबल पे है जो फ्रिक्शनलेस है। तो बताओ टेबल पे कितना फोर्स लग रहा है। 40 ग्राम द्रव्यमान का एक पिंड है, क्षैतिज घर्षण रहित, ऐसे एक पिंड है, एक फ्रिक्शनलेस सरफेस पे गति कर रहा है कांस्टेंट वेलोसिटी से, कितने से, 2 सेंटीमीटर प्रति सेकंड से। ठीक है जी, अब बताना है कि कितना उस पे फोर्स लग रहा है, बल लग रहा है, आपने ये बताना है। तो जी इस क्वेश्चन का आंसर मुझे बता दो। तो बल निकालने के लिए, बल कौन सा, मैं आपको बताना चाहूँ बल कौन सा पूछ रहे हैं, तो आपको ग्रेविटी वाला बल अगर मैं पूछूं, कौन से वाला पूछूं, ग्रेविटी वाला। तो ग्रेविटी वाला तो सर नीचे की ओर लगता है ऐसे, बिल्कुल जी सत्य वचन, नीचे की ओर लगता है। तो बता दो कितना होगा, एम इसका तुम्हें दे रखा है 40 ग्राम, कितना दे रखा है, 40 ग्राम, बिल्कुल सही है 40 ग्राम, गुना में, अब नीचे की तरफ एक्सेलेरेशन जी, बोले सर जी का वैल्यू होता है 9.8। अरे मेरे भाई 9.8 होता है मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर, और अगर आप इसको सेंटीमीटर प्रति सेकंड स्क्वायर में लिखो तो ये बन जाता है 980। तो 980 सेंटीमीटर प्रति सेकंड स्क्वायर, तो यहाँ पर लिख दिया 980 सेंटीमीटर पर सेकंड का स्क्वायर। तो ये टोटल ओवरऑल तुम गुना कर ही सकते हो, बनेगा 39200 डाइन में, क्योंकि देखो ग्राम सेंटीमीटर पर सेकंड स्क्वायर को डाइन कहा जाता है। तो आपका जो ऑप्शन नंबर आया वो कौन सा आया, ऑप्शन नंबर ए। तो ए इज द करेक्ट आंसर। अच्छा जी, मैं अगर तुमसे एक चीज पूछता, मैं तुमसे पूछूं भैया यही सेम क्वेश्चन, ये जो डिब्बा है ये मूव कर रहा है कांस्टेंट स्पीड से 2 सेंटीमीटर पर सेकंड से, मैं तुम्हें बताऊं इसको लगातार चलाने के लिए कितना फोर्स लगाना पड़ेगा, लगातार चलाने के लिए। ले सर जीरो, क्यों, कांस्टेंट वेलोसिटी से चल रहा है, अपने आप चलता रहेगा ना, आपको कुछ नहीं लगाना पड़ेगा। तो ये जो हमने निकाला ये कौन सा था, ये ग्रेविटी वाला था। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़े। आपको कहा कि अगर 1 न्यूटन का फोर्स है वो किसी 1 किलोग्राम बॉडी पे लगता है, दैट इज एबल टू मूव फ्रीली, और वो मूव कर सकता है उस फोर्स की वजह से, तो उसमें बताओ क्या आएगा। मुक्त रूप से गति करने के लिए एक स्वतंत्र 1 किलोग्राम की वस्तु है, उस पे तुमने 1 न्यूटन का बल लगा दिया, तो वस्तु में क्या उत्पन्न होगा, क्या उत्पन्न होगा, कोई रेडिएशंस नहीं होंगी। कहा एक स्पीड आ जाएगी उसमें 1 मीटर प्रति सेकंड की, वेग आएगा 1 मीटर पर सेकंड का, ठीक है। एक्सेलेरेशन आएगी, त्वरण आएगी उसमें 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर का, एक्सेलेरेशन आएगी उसमें 980 सेंटीमीटर पर सेकंड स्क्वायर का, एक्सेलेरेशन आएगी 1 सेंटीमीटर पर सेकंड स्क्वायर का, त्वरण आएगा 1 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर का, या त्वरण आएगा 980 सेंटीमीटर प्रति सेकंड स्क्वायर का, या त्वरण आएगा 1 सेंटीमीटर प्रति सेकंड स्क्वायर का। तो चलिए जी निकाल लेते हैं यार, कोई मुश्किल कहानी नहीं है। तो तुम्हें पता है फोर्स होता है मास गुना में एक्सेलेरेशन, तो फोर्स तुम्हें दे दिया 1 न्यूटन, मास तुम्हें दे दिया 1 किलोग्राम, हमें एक्सेलेरेशन नहीं पता, तो तुम्हें पता होना चाहिए 1 न्यूटन को लिख सकते हो 1 किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर, तो ये बन गया 1 किलोग्राम गुना में एक्सेलेरेशन।
किलोग्राम ने किलोग्राम का कत्ल किया, एक्सेलरेशन क्या बचा 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो बताओ कौन सा ऑप्शन है तुम्हारा, ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का सही आंसर है। जो त्वरण आएगा वो 1 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर आएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन में। कहा एक ऑब्जेक्ट है जिसका मास 10 किलोग्राम दे रखा है, मूव्स एट अ कांस्टेंट वेलोसिटी, वो कांस्टेंट वेलोसिटी 10 मीटर पर सेकंड से चल रहा है, कांस्टेंट फोर्स, उस पे लगातार एक फोर्स लग रहा है, ठीक है ना, फॉर 4 सेकंड, उस पे 4 सेकंड के लिए लगता है, एंड इट गिव्स अ स्पीड ऑफ 2 मीटर पर सेकंड इन अपोजिट डायरेक्शन। कहते हैं 4 सेकंड के लिए फोर्स लगा, उसके पास देखो स्टार्टिंग में वो तो इधर चल रहा था 10 मीटर पर सेकंड की स्पीड से, सामने से उस पे 4 सेकंड के लिए तुमने फोर्स लगाया, अब बेचारा क्या हुआ, अब अपोजिट डायरेक्शन में चलने लगा, कितने से 2 मीटर पर सेकंड से चलने लगा। तो बताओ एक्सेलेरेशन कितनी प्रोड्यूस होगी। हिंदी में सुनिए, 10 किलोग्राम द्रव्यमान की एक वस्तु थी जो कि 10 मीटर प्रति सेकंड के वेग से चल रही थी। सर जी बिल्कुल चल रही थी। अब आपको कहा कि अब इस पे एक नियत बल लगाया, वो भी तुमने 4 सेकंड के लिए, कितने सेकंड के लिए लगाया, 4 सेकंड के लिए बल लगाया। कहता है कि इससे वेग जो है ना वो विपरीत दिशा में हो गया, कितना 2 मीटर प्रति सेकंड हो गया। तो इसमें उत्पन्न त्वरण बताना है। यार त्वरण निकालना तो बड़ा आसान है, एक्सेलरेशन निकालना वो होता है चेंज इन वेलोसिटी डिवाइड बाय टाइम। तो सर चेंज तो हमें पता है, पहले 10 से चल रहा था, 10 मीटर प्रति सेकंड से चल रहा था, अब वो चलने लगा 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर से। तो चेंज निकालना बड़ा आसान है सर, बाद वाली वेलोसिटी माइनस का 2, उसमें माइनस कर दी इनिशियल, वो कितना है इनिशियल, इनिशियल तुम्हारा 10 है। बोले सर माइनस क्यों लिया 2 को, अब देखो अगर वो बॉल स्टार्टिंग में इधर जा रही थी 10 मीटर प्रति सेकंड से, फोर्स लगाने पे वो उल्टी दिशा में होगी ना, तो इसलिए मैंने लिखा माइनस का 2 मीटर पर सेकंड। तो आपने निकाल लिया चेंज इन वेलोसिटी। अब टाइम लगा इसमें 4 सेकंड, तो 4 से डिवाइड कर दिया, कितना आया माइनस का 12 डिवाइड बाय 4, तो आया माइनस का 3, 3 क्या मीटर पर सेकंड स्क्वायर, क्योंकि सभी सही यूनिट्स में दे रखा है। तो ऑप्शन जो आएगा वो आपका ऑप्शन नंबर बी आएगा। तो बढ़े अगले क्वेश्चन पे। क्या है ये जो अभी भी तुमने क्वेश्चन किया ना, द फोर्स एक्टिंग ऑन द ऑब्जेक्ट, फोर्स बताओ, अभी भी तुमने एक्सेलेरेशन निकाला, एक्सेलेरेशन तुम्हारा कितना आया माइनस का 3 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। बोलता है ये फोर्स बताओ कितना लगाया तुमने। यार क्या कोई ज्यादा काम है, वस्तु पे कार्यरत बल बताना है। तो फोर्स जो होता है वो होता है मास गुना में एक्सेलेरेशन। अब मास क्वेश्चन में कितना 10 किलोग्राम दे रखा था, तो 10 किलोग्राम को तुमने गुना करना है माइनस का 3 मीटर पर सेकंड स्क्वायर से, कितना बना ये माइनस का 30 किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर, और किलोग्राम मीटर पर सेकंड न्यूटन ही तो होता है, तो ये बना माइनस का 30 न्यूटन। तो माइनस का 30 न्यूटन तुम्हें ऑप्शन नंबर किसमें दिखा, बी, बी। तो बी इसका सही आंसर है। अगला क्वेश्चन कहता है ये अभी जब भी जो क्वेश्चन किया, इंपल्स बताओ ना ऑब्जेक्ट पे लगने वाला, इंपल्स जिसको हम आवेग भी बोलते हैं, तो आवेग बताना है आपने कितना होगा। सर आवेग का सूत्र, तो जी आवेग होता है आपका फोर्स यानी बल गुना में वो जो थोड़ा सा टाइम जिस दौरान उसमें वो फोर्स लगा। तो बल अभी भी निकाला सर माइनस का 30 निकाला हमने न्यूटन में, और टाइम तुम्हारा कितना दे रखा था 4 सेकंड तो दे रखा था तुमने, तो कितना है माइनस का 120 न्यूटन सेकंड। तो 120 न्यूटन सेकंड कहीं दिख रहा है 120 माइनस का, हाँ जी सर ऑप्शन नंबर बी में दिख रहा है। तो यार इसका बी सही आंसर है। अगले क्वेश्चन पे चलें। अगला क्वेश्चन हमारा कहा गया एक मशीन गन है, मशीन गन है भैया, एक माउंटेड उसको लगा रखा है एक 2000 किलोग्राम की कार के ऊपर, हॉरिजॉन्टल फ्रिक्शनलेस सरफेस, और वो कार एक ऐसे सरफेस पे है जो फ्रिक्शनलेस है, घर्षण मुक्त है वो। At some instant, the gun fire bullet of mass 10 ग्राम with a velocity of 5 मीटर पर सेकेंड। कहता है किसी क्षण वो जो गन है ना वो बुलेट को फायर करता है, गोलियां चलाता है, और हर गोली का मास तुम्हें कितना दे रखा है 10 ग्राम दे रखा है, और जो गोली गोली है ना उसकी वेलोसिटी भी दे दी कितनी 500 मीटर पर सेकेंड कार के रिस्पेक्ट में। कहते हैं द नंबर ऑफ बुलेट फायर्ड पर सेकंड इज 10, कहते हैं हर एक सेकंड में 10 गोलियां निकलती हैं उससे बाहर। तो बताओ कितना फोर्स लग रहा है सिस्टम पे, थ्रस्ट लग रहा है, क्योंकि गोली जब एकदम से आगे जाएंगी एक सेकंड में 10-10, तो उस कार पे पीछे की तरफ झटका लगेगा ना, थ्रस्ट लगेगा, वो कितना होगा। तो हिंदी में सुनो, एक क्षैतिज घर्षण रहित सतह पर एक 2000 किलोग्राम की कार खड़ी है, उस पे एक गन रखी हुई है, तो किसी समय में वो जो गन है ना वो 10 ग्राम की गोली बाहर फेंकते हैं, कितनी स्पीड से, कितने गति से, कितने वेग से, 500 मीटर प्रति सेकंड से, और कहते हैं कि प्रति सेकंड हर एक सेकंड में छोड़ेगी जो गोलियों की संख्या वो 10 है। तो निकाय पर आरोपित औसत प्रणोद कितना होगा, थ्रस्ट बताओ कितना होगा। बहुत आसान है वैसे ये क्वेश्चन। तो देखो जी सबसे पहले क्या कर लो, आपको क्वेश्चन में क्या क्या गिवन है, आपको गिवन है मास, मास किसका गिवन है, मास आपको गिवन है भैया आपका कार का, है ना, कार का गिवन है। तो सबसे पहले देखो आपको निकालने के लिए फोर्स क्या चीज चाहिए, मास इनटू एक्सेलरेशन। लेकिन सर जरा सोचो कि वो जो बंदूक है, वो जो गन है, उसमें हर एक सेकंड में 10-10 गोलियां निकल रही है, और वो भी एक गोली का जो मास है वो 10 ग्राम है।
तो सबसे पहले हमें निकालना पड़ेगा dm by dt। dm by dt का मतलब क्या होता है, मैंने आपको बताया हुआ है dm by dt क्या होता है, ठीक है। dm by dt ये होता है मास पर यूनिट टाइम जो निकल रहा है, ठीक है। तो मैं इसको लिख सकता हूं कि टोटल मास डिवाइड बाय कितना टाइम लगा है उसने। अब जरा अब ध्यान से सुनना, 10 ग्राम एक गोली का है और वो कितनी निकल रही है, एक सेकंड में 10-10 निकल रही है, तो आपके पास कितना आया, मैं बोल सकता हूँ कि 100 ग्राम हर एक सेकंड में निकल रहा है। ऐसे तो होगा, एक सेकंड में 10 गोली निकली, एक का मास 10 ग्राम है, तो टोटल कितना हुआ, 100 ग्राम पर सेकंड निकल रहा है। तो आपके पास dm by dt आ गया। लेकिन सर 100 ग्राम, बाकी तो सब कुछ किलोग्राम में, तो इस ग्राम को बदला मैंने, तो 100 ग्राम को किलोग्राम में बदले, क्या करोगे, 1000 से भागी तो करोगे, इससे क्या कितना है, 0.1 आ गया किलोग्राम में, तो 0.1 किलोग्राम पर सेकंड आ गया आपके पास, तो dm by dt आ गया। अब फोर्स निकालना तो बड़ा आसान होता है सर, फोर्स निकालने के लिए क्या चाहिए आपको, u dm by dt। u कितना है, गोलियां कितनी वेलोसिटी से निकल रही हैं, 500 से, और dm by dt कितना है तुम्हारा 0.1 यानी 1/10, तो इसको कर लो सोल्व, तो एक जीरो से जीरो कैंसिल हुई, तो आपका जो आंसर आया वो आया 50 न्यूटन। तो ऑप्शन नंबर बी हमें बिल्कुल से दिख गया, तो बी इज द करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन देखें, कहते हैं ये जो अभी अभी क्वेश्चन तुमने किया, एक्सेलेरेशन बताओ ना कार की कितनी होगी। अभी हमने थ्रस्ट निकाला, अभी अभी हमने निकाला वो थ्रस्ट जो गोलियों की वजह से लग रहा है, कितना लग रहा था, हमने जब आंसर निकाला वो 50 न्यूटन लगाया। अब हमें एक्सेलेरेशन पूछते हैं कार की, तो अगर आपसे मैं बोलूं कि वो जो कार थी जिसके ऊपर वो गन बंधी हुई थी, मान लीजिए इस तरह से गन बंधी हुई थी, तो गन अगर आगे की तरफ इतना थ्रस्ट दे रही है, तो वो जो कार है उस पे पीछे की तरफ भी इतना लगेगा थ्रस्ट, तो कार की एक्सेलेरेशन बताओ। तो देखो, आप फोर्स का फॉर्मूला सब बच्चों को याद होगा, मास इनटू एक्सेलेरेशन, तो ये जो फोर्स है ना, ये थ्रस्ट ही तो है, उस पे थ्रस्ट ही तो लग रहा है, तो आपको एक्सेलेरेशन निकालना है, तो क्या करोगे, थ्रस्ट को आप मास से डिवाइड कर दोगे। थ्रस्ट कितना लगा, 50 न्यूटन लगा, मास किसका, अरे 50 न्यूटन कार पे भी तो लगा, कार का मास कितना दे रखा था तुम्हें, 2000 दे रखा है यार, 2000 किलोग्राम। तुम अगर क्वेश्चन में जरा ध्यान से देखो, तुम्हें 2000 किलोग्राम की कार दे रखी थी, तो 2000 किलोग्राम से कर दो भाग। अब कितना है तुम्हारे पास मुझे बताओ, ये तो तुम सोल्व कर ही लोगे आसानी से, है ना। 50 को 2000 से करो तो एक जीरो तो पहले कैंसिल कर ही दो, तो आ जाएगा 1/40, 1/40, जो कि लगभग होता है तुम्हारा 0.025 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। तो ऑप्शन कोई दिख रहा है, ऑप्शन दिख रहा है यार, बिल्कुल दिख रहा है आपका ऑप्शन नंबर डी, सो डी इज द करेक्ट आंसर। फिर बढ़े अगले क्वेश्चन पे, A person is standing in an elevator, एक एलिवेटर में एक आदमी खड़ा हुआ है, in which situation he find his weight less than actual weight, किस केस में उसको उसका जो apparent weight है वो कम मिलेगा एक्चुअल से। एक व्यक्ति एक लिफ्ट में खड़ा है और किस स्थिति में उसका जो भार है ना वास्तविक से कम होगा, आपने बताना है। अगर वो एलिवेटर ऊपर की तरफ जाती है कांस्टेंट एक्सेलरेशन से, तब, ठीक है, कांस्टेंट एक्सेलरेशन है या नहीं। एलिवेटर जो है ना वो नीचे आती है कांस्टेंट एक्सेलरेशन से, तब एलिवेटर ऊपर जाती है यूनिफॉर्म वेलोसिटी से, कांस्टेंट वेलोसिटी से, यानी एक्सेलरेशन तुम्हारा जीरो है। एलिवेटर नीचे आती है यूनिफॉर्म वेलोसिटी से, वेलोसिटी तुम्हारा कांस्टेंट है और एक्सेलरेशन तुम्हारा जीरो। हिंदी में सुनो, तब उस व्यक्ति को खुद का भार कम महसूस होगा, जब लिफ्ट नियत त्वरण से ऊपर की ओर गति करती है, लिफ्ट जब नीचे आती है एक नियत त्वरण से, लिफ्ट जब ऊपर जाती है एक नियत वेग से, लिफ्ट जब नीचे आती है एक नियत वेग से, बताना चाहूंगा नियत वेग यानी कांस्टेंट वेलोसिटी के केस में वेट उतना ही महसूस होता है, यानी चेंज नहीं आता, तो ऑप्शन दो तो लास्ट वाले गलत हुए। अब आपको मैं बता दूं, लिफ्ट जब ऊपर जाती है तो एपरेंट वेट बढ़ जाता है, और लिफ्ट जब नीचे एक्सेलेरेट होकर आती है वेट डिक्रीज हो जाता है। इसमें कम की बात की तो वो आपका नीचे आने पे होगा, इसलिए ऑप्शन नंबर 20 क्वेश्चन का सही आंसर है। फिर बढ़े अगले क्वेश्चन पे, अगला क्वेश्चन कहा पार्टिकल ऑफ मास 0.3 केजी, किसी पार्टिकल का मास 0.3 केजी है, उस पे एक फोर्स लगा और फोर्स दे रखा है तुम्हें कितना, F बराबर माइनस का kx। जरा ध्यान दीजिए, माइनस का kx दिखते ही मुझे पता लग गया x पे डिपेंड कर रहा है फोर्स का वैल्यू। फिर कहा k का वैल्यू भी तुम्हें दे रखा है 15 न्यूटन पर मीटर। व्हाट विल बी द इनिशियल एक्सेलरेशन if it is released from the point 20 सेंटीमीटर अवे फ्रॉम द ओरिजिन, कि अगर स्टार्टिंग से आपको x दे दिया कि अगर x यानी ओरिजिन से वो 20 सेंटीमीटर दूर है, तो बताओ कितना उसका इनिशियल जो है ना एक्सेलेरेशन होगा। हिंदी में सुने, ये मीटर पर सेकंड स्क्वायर है, क्योंकि एक्सेलेरेशन का तो वैल्यू मीटर पर सेकंड स्क्वायर में होता है ना। 0.3 किलोग्राम द्रव्यमान की कोई वस्तु है, उस पे लगने वाला बल है F बराबर माइनस का kx, k की वैल्यू तुम्हें दे रखी है।
कहते हैं वस्तु का प्रारंभिक त्वरण क्या होगा अगर उसे मूल बिंदु से 20 सेंटीमीटर दूर बिंदु पर अगर हम उसको छोड़ देते हैं। ठीक है, तो देखो सबसे पहले हमें अगर एक्सेलेरेशन निकालना है तो हमें फोर्स चाहिए। अगर हमें त्वरण निकालना है तो हमें पता है वो तो तभी निकलेगा जब फोर्स को मास से डिवाइड करें। अब फोर्स तो तुम्हारा बदलता रहता है क्योंकि उसमें एक्स की वैल्यू पुट करनी पड़ेगी, तो बहुत आसान है। फोर्स को लिखा माइनस का के इंटू एक्स डिवाइड बाय एम। अब के तुम्हें दे रखा है, कि कितना दे रखा है 15 दे रखा है, माइनस का 15 गुना में एक्स 20 सेंटीमीटर है तो मीटर में बदला, 20 को 100 से भाग कर दूंगा ना, तो करने से कितना आ जाएगा मुझे बताओ। तो ये तुम्हारे पास आ जाएगा 0.2 आ जाएगा। सही लिख रहा हो ना मेरे भाई। तो ये आया आपके पास 0.2 डिवाइड बाय मास। मास तुम्हारा कितना है 0.3। तो देखो यार इसके पॉइंट से पॉइंट कैंसिल, तो यानी सिंपल बचा 30 डिवाइड बाई 3। 30 डिवाइड बाई 3 कितना होता है 10, 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो क्या आपके पास कोई ऑप्शन है? जी हाँ बिल्कुल, हमारा 10वां इस क्वेश्चन का 10 सॉरी आपका ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। तो बी इज द करेक्ट आंसर। आई थिंक सो क्लियर है ये वाले आपको। तो आज की वीडियो में 35 क्वेश्चन, बाकी क्वेश्चंस करेंगे आगे वाली वीडियोस के अंदर। तो हम अप्रोक्सीमेटली न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन के 100 प्लस क्वेश्चन करेंगे। ठीक है, उन क्वेश्चंस के बाद हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक रहेगा वो रहेगा हमारा फ्रिक्शन का कंसेप्ट। ठीक है जी, फ्रिक्शन पे एक दो वीडियोस आएंगे, फिर उसके भी हम बहुत सारे अच्छे अच्छे क्वेश्चंस कर लेंगे। इसी तरह से हम बाकी सभी टॉपिक्स को कवर करेंगे, चाहे वो +1 क्लास के हों या +2 क्लास के हों, ताकि आपका जो एग्जाम से पहले पहले पूरा कोर्स कंप्लीट हो जाए और ढेर सारे क्वेश्चंस की भी प्रैक्टिस हो जाए। तो आज की वीडियो में यहीं तक। जिस बच्चे को वीडियो पसंद आए तो लाइक जरूर करेंगे। चैनल अब तक सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को भी सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों को भी ये वीडियोस शेयर करें ताकि उन बच्चों को भी क्वेश्चंस काफी काम आ सके। तो मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। जय हिंद,